यूपीएससी के सिलेबस को और यूपीएससी क्या डिमांड करती है उसको समझना जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। आप कभी भी किसी भी स्टेज पे आप अपने आप को अगर यू आर कमिटेड, यू आर फोकस्ड, Yes, sir. तो डेफिनेटली यू कैन रीच द हाइट वेयर एवरीवन ड्रीम। सबसे इम्पोर्टेंट है दैट द पर्सन शुड बी अ गुड लिसनर एंड एग्जीक्यूटर। कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे कि वो वीडियोस को जैसे लास्ट में जो सर ये लास्ट के वीडियोस लेते हैं एज वाले, हाँ। वो उनको रिवीजन मोड पे लगा लेते हैं। मैं तो सर से कंटिन्यूस सपोर्ट टच में रहता था, तो मैं तो फ़ोन कर लेता था, मैसेज कर लेता था सर को, तो मुझे मेरे हिसाब से बता देते थे। कहते हैं सर कि प्रकृति भी तभी आपको हेल्प करेगी जब आप अपना 60-70% देंगे। एटलीस्ट जो आपके पास हाथ में है आप उस पर आप 100% दे दो तो आपका काम हो जाएगा। आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करो, द बेटर यू आर प्रिपेयर, तो डेफिनेटली यू विल बी कॉन्फिडेंट। You all people are living in a world of information overflow and the mental capacity of yours is limited. That means your brain cannot process that much information. Hello and welcome to Next IAS. आज हम बात करेंगे अनिकेत की। अनिकेत का लास्ट ईयर रैंक आया था 857 and this year he got 48th rank. This improvement is transformative. It's phenomenal and it required dedicated hard work. So welcome Aniket. थैंक यू सर। Thank you for joining us. And in this discussion, I have with us Manjul Kumar Tiwari sir. We'll be learning about the various phases of preparation of Aniket. We'll try to explore the inner side of his life, how he maintained this focus, what require to make such transformation, right? What are the do's and what are the don'ts? So Aniket, कैसा लग रहा है? अभी सेटल हो चुके हो आप? यस सर, रिज़ल्ट के 2 दिन बाद से अब थोड़ा लग रहा है कि सेटल हो गया है। रैंक 48 जो है मुझे ही आई है एंड आफ्टर प्रोसेसिंग सो मेनी इमोशंस नाउ आई एम फीलिंग रिलीव्ड दैट माय यूपीएससी जर्नी हैज़ एंडेड ऑन अ वेरी गुड नोट सर। वेरी नाइस। सो अनिकेत, इसका आप जो ये सक्सेस देखते हो, इसमें आपको क्या लगता है आपने अपने आप में क्या बदलाव किया? यस सर, लास्ट ईयर भी जैसे मैं सेलेक्ट हुआ था तो मेरे रैंक 857 थी, तो फिर मैंने जो अपने वीक एरियाज़ थे उसको मैंने देखा और सक्सेस जो मुझे प्राप्त हुई थी लास्ट ईयर, आई डिड नॉट बिकम कॉम्प्लेसेंट। आई एनालाइज्ड माय प्रॉब्लम्स, आई डिस्कस्ड विद द टीचर्स एंड आई फोकस्ड ऑन दोज एरियाज़। इंट्रोस्पेक्शन किया, उस पर डेली काम किया मैंने, रोज़ थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, परसिस्टेंस दिखाया मैंने एंड आई थिंक दैट सर कि वही एज रिज़ल्ट दिया है। अच्छा निकेत, एक बात होता तुम डियर, जैसे तुम्हारा ये आई थिंक 4th अटेम्प्ट था। जी सर। राइट, ओके। सो यहाँ पे आज जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, लोग देखते हैं, तो अब तो यू आर दी काइंड ऑफ नहीं होता है कि परफेक्ट एग्जांपल कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। जो फ्रेशर हैं उनको क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए, जो रिपीटर्स हैं उनको क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो तुम अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग से, कि तुम्हारा जब तुमने शुरुआत किया तो तुम्हारा अप्रोच कैसे था, फिर तुमने धीरे धीरे अपने आप में कैसे जो कहते हैं ना चेंजेस लाए, मॉडिफाई किया अपने आप को, तो थोड़ा सा ब्रीफली बताओ ताकि स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को ना ये हेल्प करे। यस सर। सर, मेरी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2021 से and I gave sir attempt 2022-23. In those 2 attempts sir I was not able to clear the even prelims stage sir. Okay, yeah. And last के 2 attempts में I was able to clear the all the stages. Okay. तो मुझे जो सबसे बड़ी इश्यूज़ लगी जो स्टूडेंट के साथ हो सकती है सर, पहली बात तो क्या होता है यूपीएससी के सिलेबस को और यूपीएससी क्या डिमांड करती है उसको समझना जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करते हैं या पहली बार प्रिपेयर करते हैं तो आई बिलीव दैट कि उसमें हमें ज़्यादा पता होता नहीं है क्या PYQs हैं, सिलेबस क्या है, यूपीएससी कितने डेप्थ तक पूछेगी, कितना पढ़ना होता है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं। तो इसी वजह से सर वो मेरे साथ 2 साल तक तो इश्यूज़ रहा था। फिर मैं जैसे टीचर से मिला, आपसे मिला, सुधीर सर से मिला, तो उसके बाद क्या है कि मुझे एक तरीका पता चला कि मेरे अंदर ये इश्यूज़ हो सकते हैं। फिर आप लोगों ने मुझे बताया कि ऐसे इम्प्रूवमेंट किया जाता है, ऐसे चीज़ों के फोकस करनी होती है, तो वो डे बाई डे मैंने उसको काम किया सर। ये नहीं कि उसको मैं अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई, तो वो आई बिलीव सर कि वो काम करता रहा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने बोला सॉल्व करने के लिए, और जो कंटेंट भी सर आप लोगों ने प्रोवाइड किया था 2024 मेंस में सर ने शेयर किया था, फिर सर मैं आपने भी मुझे शेयर किया था, तो वो जो आंसर्स में इम्प्रूवमेंट होती है सर, क्योंकि मेंस और पीटी के मार्क्स जुड़ते हैं, तो उस पे भी काफ़ी काम किया। कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा से ध्यान दिए, क्योंकि इंटरव्यू में इस बार आई थिंक इम्प्रूवमेंट हुआ है,
तो वो सर जो रिपीटेड एफर्ट्स होते हैं कि इंटरव्यू कर रहे हैं तो रोज़ आप अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करो, फिर उसके बाद जो है उसको क्रिस्प बनाना है, अच्छे से करना है, तो वो सारा चीज़ सर रहा। I would like to point one thing here for all the aspirants कि when I met अनिकेत, जब मिला था अनिकेत से, okay, और उस समय सर अब में अनिकेत ने वाकई में अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट लेके आया है, ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलप की है, दैट इज़ वाकई में यानी कि कमेंडेबल एंड प्रेजवर्दी एंड डेफिनेटली आप यानी कि परफेक्ट एग्जांपल हो कि आप किसी भी कहीं से भी आपका बैकग्राउंड रहा है, कैसे भी आपकी अपब्रिंगिंग रही है, आपका वैसा स्टार्टिंग में एक्सपोजर नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को, आप कभी भी किसी भी स्टेज पे आप अपने आप को अगर यू आर कमिटेड, यू आर फोकस्ड, Yes, sir. तो डेफिनेटली यू कैन रीच द हाइट वेयर एवरीवन ड्रीम्स। Yes, sir. एंड डेफिनेटली इसीलिए तो मैं यानी कि तुम्हारी वाकई में मैं तारीफ करता हूं कि तुमने Thank you, बहुत एफर्ट किया है Yes, और ग्राउंडेड रह के एफर्ट किया है। Yes, ये सबसे बड़ी बात रहती है कि ग्राउंडेड। तो तुम कैसे ग्राउंडेड रहे यार, मतलब क्या उसके लिए? सर ग्राउंडेड तो सर ये है कि आपको यूपीएससी ऐसे ही हम्बल बना देती है सर, रिपीटेड फेल्यूर्स के साथ। और ये जो जर्नी है प्री मेंस इंटरव्यू का, बहुत टायरिंग है, किसी को नहीं पता होता है कि उसका क्या होने वाला है। तो जैसे हम लोग सर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, सर से मैं बात करता था, सर बहुत एंथ्रो की और फिलॉसफी की बातें समझाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे सर हमें पता है कि कैसे चीज़ों को मेंटेन करना होता है, इन सारी चीज़ों की कितनी दिन तक वैल्यू रहेगी। और आप ग्राउंडेड रहेंगे, आप एज अ सिविल सर्वेंट जा रहे हैं, सो आवर मेन पर्पस इज़ जस्ट टू सर्व द पीपल। तो जब हम पीपल को सर्व करेंगे तो हम पीपल के जैसे रहें तभी कर सकते हैं, तो तभी हमें ग्राउंड रियलिटी समझ में आएगी सर। तो हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि गांधी जी कैसे अपने सारे लॉयरशिप करते थे, वो तो अब मासेस से कनेक्ट होना था, तो मासेस की तरह वो रहे। तो वो सब सर जो पढ़ते हैं, यूपीएससी जो सिखाती है, एथिक्स पढ़ते हैं हम लोग सर, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सर आपको एक अलग इंसान बनाता है, एक अलग पहचान बनाता है। तो कहीं ना कहीं सर वो मुझे मेरे अंदर आई थिंक रहा। अनिकेत की बातों को सर मैं बताता हूँ। जैसे मेरा ओवरऑल एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक बच्चे के लिए कि कैसे एक बच्चे को मैं देखता हूँ, तो इस एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है सर, या फिर किसी भी एक फील्ड में पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट द पर्सन शुड बी अ गुड लिसनर एंड एग्जीक्यूटर। दैट मीन्स आपने सुना, मतलब आपने सिर्फ हियर नहीं किया, यू हैव लिसन टू इट एंड देन यू ट्राई टू कनेक्ट इट विद योर ओन पर्सोना एंड देन यू एग्जीक्यूट इट। So this person has these two basic qualities which are needed for any person who is looking for growth in any aspects of their life. So that means I would say, so जैसे सर ने पूछा आपसे कि ग्राउंडेड रहे, तो मैंने इससे काफ़ी बार जो इंटरव्यू से पहले भी बात किया और इवन प्रीलिम्स के बाद से वी हैव डिस्कस्ड एंड time and again he also bring in this point, and that's why I think this point is also being discussed today कि क्यों grounded रहना जरूरी है। इस वजह से कि सर मुझे हवा में नहीं आना है। That was the first point. I think the last time that we had this podcast here when you got 857, so at that time you told me कि सर मुझे ये ऐसा ना हो कि मेरे को हवा लग जाए। I started feeling that I have done something great, because people start saying कि भैया so I should not want to go there. So that's a very good thing that he himself had that thing in mind कि मुझे हवा में आना ही नहीं है, and that would keep him grounded even after getting 48, and he would be a good civil servant by that. ये तो बात सर आपने एकदम बिल्कुल सही कही, क्योंकि जैसे जब मिले थे तो पहली बार हमने जैसे बात की थी और जिस हम्बलनेस और सिंप्लिसिटी के साथ बात किया, उस दिन रिजल्ट में भी रात में 12-1 बजे जो है हम लोग ऐसे इंटरेक्शन होता था, मैसेज सर कॉल करें तो इतना अच्छा लगा कि नहीं होता कि इतने प्यार से। तो वो चीज़ थी कि इतने जर्नी में जैसे आपने शुरुआत किया था, जो फर्स्ट इंटरेक्शन था, तो फर्स्ट इंटरेक्शन में सामने वाले का जैसा एक्सप्रेशन था, रिएक्शन था, तो ऐसा नहीं कि सक्सेस आपके ऊपर आ जाती है, हावी हो जाती है एंड देन सो इसलिए आई थिंक कि तुमने जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ जो क्लियर किया, तो उसके बाद से यू मेंटेन्ड इट। तो अब डियर, अब तो थोड़ा सा प्रीलिम्स भी पास आ रहा है, तो अब प्रीलिम्स पास आ रहा है, तो अब एस्पिरेंट्स के लिए मींस जो फ्रेशर्स हैं और रिपीटर्स के लिए, दोनों के लिए बताओ कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे यानी कि अप्रोच करें, हाउ टू मैक्सिमाइज दिस टाइम पीरियड। यस सर। सो फर्स्टली सर आई वुड लाइक टू से कि हमें अपने जो है ना वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सबकी इंडिविजुअल वीक एरियाज़ होंगे, तो एक अगर वीक पॉइंट्स पहले आइडेंटिफाई हो जाए, वो टेस्ट पेपर्स दे करके हो सकता है,
हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ वीक हैं। दूसरी जो चीज़ होती है सर, उस पे काम करना होता है। तो जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक सब्जेक्ट्स जो सभी कहते हैं, क्योंकि 30-40 क्वेश्चंस आपका नॉलेज से सॉल्व होगा और वही नॉलेज आपको आने वाले और भी 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाता है। तो पहली बात तो रिविजन्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 4 बार 5 बार जितनी बार आप कर सकते हैं आप करें। उसमें बेसिक बुक से पढ़ सकते हैं, अपने नोट से पढ़ सकते हैं, टॉपर्स के नोट से पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी आपको समझ में आता हो। क्योंकि आई थिंक सर द नेचर ऑफ क्वेश्चंस नाउ इट हैज़ बिकम मोर ऑफ अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। यूपीएससी इज़ नाउ चेंजिंग द ट्रेंड सर। तो एक तो इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एंड एट द सेम टाइम सर सी सेट को लाइटली लेना बिल्कुल नहीं है। इवन दो सर आई हैव अ मैथ्स बैकग्राउंड, मुझे लगता था मैं ये सोचता था कि मैथ्स है तो हो जाएगा, बट फिर यही कि जब पेपर देखता था कि 2 घंटे में कंप्लीट, मैथ्स वालों के लिए सर पेपर बनाना इजी है, बट 2 घंटे में बनाना उस एग्ज़ाम प्रेशर में वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो उसके लिए तो सर इमेंस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अभी 2-3 साल से यूपीएससी उस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रही थी। जैसे मेरा सर नहीं हुआ था 2023 में, तो सी सेट को मैंने लाइटली लिया ही नहीं। तो 2024 में सर मैं आपसे मिला था, तो वहाँ पे भी सी सेट को फिर मैंने जो है क्वेश्चंस आप मुझे देते थे तो वो सॉल्व करता था। तो ये थोड़ा सा रहा है सर। एंड प्रैक्टिस करना है, अपने वीक एरियाज़ को देखना है सर, एंड एक्यूरेसी पे काम करनी है। दिस इज़ हाउ सर वी प्रोग्रेस। एक दिन में तो नहीं होगा सर, लेकिन हाँ धीरे धीरे अगर कांस्टेंट एफर्ट लगाएं रोज़ तो कर सकते हैं। अच्छा, एक अपने खुद के एक्सपीरियंस से, जैसे आपने सी सेट में कैसे आपने टाइम मैनेज किया और पूरा मतलब प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन था, जैसे कुछ स्टैटिक टॉपिक्स हैं और सी सेट है यस सर, और कुछ करंट अफेयर है, तो कैन यू टेल दोज थिंग्स सो दैट द लिसनर्स कैन गेट बेनिफिटेड बाय दिस? यस सर। सर पहली बात तो मैं अपने वीक एरियाज़ को मैंने पहचान लिया था कि सी सेट में तो जैसे 3 पार्ट होते हैं सर, कंप्रीहेंशन, रीजनिंग और मैथ्स। तो ये पता था कि कभी कंप्रीहेंशन ईजी आएगा तो मैथ्स टफ आएगा, तो वाइस वर्सा हो सकता था। तो सी सेट को सर मैं रोज़ जो है रात में 1-2 घंटे दे देता था, जिसमें मैं कोशिश करता था कि प्रीवियस ईयर पेपर या कोई भी टेस्ट पेपर जो है, सारे कंप्रीहेंशन मुश्किल से 25 से 27 होते हैं, 40 मिनट्स 35 मिनट्स में उसे ख़त्म करूँ। और बाद बाकी सर आप में यही बताते थे कि तुम 40 मिनट्स में वो करो और 55 से ऊपर सवाल सॉल्व करने होते हैं सर। एंड आप अगर 55 से ऊपर सवाल हैं तो आप 100 के ऊपर नंबर लाओगे, तो सी सेट का तो फियर वहाँ नहीं होता है। तभी सर मैंने क्या किया कि ऐसे कंप्रीहेंशन सॉल्व करता था, फिर मैथ्स पे थोड़ी और प्रैक्टिस की, जो अलग रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग साइक्लिसिटी के क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे ये होता है। और सर के जो अनुभव के सॉल्यूशंस होते थे सर, तो उससे क्वेश्चंस तो नहीं डायरेक्ट हैं, लेकिन हाँ उसके जो कंसेप्ट्स हैं, सॉल्व करने के मेथड्स हैं, उससे कहीं और सॉल्व होता है सर। इवन दो मेरा मैथ्स था तो थोड़ा मेरी मैथ्स में भी और सर बिल्डअप हो गई प्रैक्टिस, तो और भी अच्छा लगता था मैथ्स बनाना, तो ऐसे ही मैथ्स को मैं टाइम देता था। और सर रही बात जैसे प्रीलिम्स की, जो जीएस का पेपर था, तो उसके लिए सर मैंने प्रॉपर 4 से 5 बार रिवीजन किया सर। मेरे साथ यही था कि रिवीजन नहीं होता है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो कुछ फैक्ट्स गलत हो जाते हैं। तो फैक्ट्स गलत हुए, फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहती है। एक बार क्वेश्चन जो आया था सर, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वाली आई थी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के क्वेश्चंस आए थे। ये सब कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो अगर हमें अच्छे से पढ़े हुए हैं, कंसेप्ट पता है, तो वो क्वेश्चंस नहीं गलत होंगे। तो यही है सर कि क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो अगर हम नहीं करेंगे तो सामने वाला वो करके चला जाएगा। रिवीजन में आप पीवाईक्यू को कैसे इनकॉर्पोरेट करते थे, मतलब कैसे करते थे? जैसे आपने रिवाइज किया फिर पीवाईक्यू किया, या पीवाईक्यू करके रिवीजन पे, ऐसा कैसे करते थे आप? सर मैं हमेशा पैरेलली चलता था कि पहली बात तो जैसे मैंने पॉलिटी पढ़ा, तो पॉलिटी में मैं पढ़ लेता था पूरा। सर मैं हमेशा जो है पीवाईक्यूज पूरा सेट पढ़ता था सर। 2022 का ले लिया तो पूरा एक बार में पढ़ लिया। तो इससे 2 चीज़ें हुई, पॉलिटी जो उसमें था वो तो रिवीजन हो ही गया, और भी पेपर्स जो थे उसको भी, क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज कर रखे थे सर। मैंने वहीं पे उसके आगे जो भी हो सकता था मुझे अपने माइंडसेट के हिसाब से, तो मैं वहाँ पे पढ़ लेता था। तो एक साथ में एक दिन में मेरे 2 काम हो जाते थे, एक तो पॉलिटी भी अच्छे से पढ़ लिया, सारे पेपर्स भी अच्छे से पढ़ लिए। ओके, और उनके नोट्स लिखते थे आप कहीं पे? जो चीज वीक एरियाज थे वो आप आइडेंटिफाई करके कहीं लिख रहे होते थे? हाँ, तो वो लिस्ट कितनी बड़ी बन गई थी जो वीक एरियाज की, और लास्ट तक आते वो बची थी भी या नहीं बची थी? सर
सर ये वीक एरियाज जो थी सर, मैं टैब पे पढ़ता था सर, तो मेरे सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स उसी में रहते थे, तो उसी में मैं लिखते जाता था कि स्टार बना लिया, कभी थोड़ा सा वहाँ पे ये बना लिया कि इसको मुझे ध्यान देना है, बार बार मैं भूल जाता हूँ, तो उस तरीके के चीज़ों को वहाँ पे कर करके मैं करता था। तो धीरे धीरे सर वो मिनिमाइज़ हो गया, एप्टीट्यूड डेवलप आ जाती, धीरे धीरे सर एक इंट्यूशन आती कि स्टेटमेंट सही ही होगा या गलत ही होगा, क्योंकि वो लिंक आपको बैठती है कि अच्छा यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट कुछ साल पहले पूछा था, 18 में पूछा, 19 में पूछा, तो वो इंट्यूशन डेवलप होती है। तो सर वो प्रैक्टिस में कमी ही नहीं छोड़ी थी सर। अच्छा, जैसे सर सीसेट तो कराते हैं, अब सीसेट हमारे जैसे लोगों का, जैसे मेडिकल बैकग्राउंड वालों का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है सर। ठीक है, तुम मैथ्स बैकग्राउंड से आते हो, तो ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड या फिर जो कहीं मेडिकल बैकग्राउंड के होंगे जिनको सीसेट में बहुत भारी प्रॉब्लम है। यस सर। तो अपनी स्ट्रेटेजी, जैसे कितना टाइम आप सीसेट को पर डे देते थे? सर सीसेट को जैसे मैं बताया कि 1-2 घंटा तो मैं देता था, 40 मिनट में। आप मतलब 2 महीने मिनिमम? लास्ट के मैं हमेशा देता था सर। और जब भी मेरे को ये होता सर, फुल लेंथ टेस्ट होता था, तो मैं हमेशा GS1 GS2 देता था। एग्ज़ाम माहौल में तो दे ही देता था जाके सेंटर्स पे। एक तो ये करता था। तो मेरा टारगेट ये रहता था सर, 40 मिनट्स में मुझे कम्प्रीहेंशन करना है, क्योंकि जो एक सीखना होता है टीचर से, वो सीख लिया कि कहीं आपका होता है एजम्पशन क्या है, और कहीं क्रक्स पूछते हैं, कहीं अलग अलग के अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो हम उसको देखते हैं, तो उसके हिसाब से हम सॉल्व कर लेते हैं सर। तो वो 40 मिनट्स का वो हो गया। बाद बाकी मैं मैथ्स में सर रिवाइज ही करता था, टेस्ट पेपर्स का भी रिवाइज कर लिए, या फिर जो कंसेप्ट होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के काफ़ी कंसेप्ट हैं, और भी तरीके के अलग कंसेप्ट्स हो जाते हैं, परमुटेशन कम्बिनेशंस, क्योंकि अब यूपीएससी पूछने लगी है, तो वो मैं वहाँ पे करता था, सॉल्व कर लेता था। तो वो क्योंकि वीक एरियाज मुझे पता थे कि ये कंसेप्ट मैं भूल रहा हूँ या ये मुझे नहीं करना है, तो वो सर उस तरीके से करता था। कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे कि वो वीडियोस को जैसे लास्ट में जो सर ये लास्ट के वीडियोस लेते हैं एज वाले, हाँ। वो उनको रिवीजन मोड पे लगा लेते हैं। राइट सर। कि उनको क्वेश्चन पेपर लेके बैठ गए, इशू जो टॉपिक लेके बैठ गए, एंड देन दे कीप ऑन रिवाइजिंग इट। यस सर। ऐसा भी करते थे आप? सर मैं तो सर से कंटिन्यूस सपोर्ट टच में रहता था, तो मैं तो फ़ोन कर लेता था, मैसेज कर लेता था सर को। तो सर मुझे कोई टॉपिक फंसता था तो हाँ, तो मुझे मेरे हिसाब से बता देते थे कि तुम्हारे इतने नंबर आ रहे हैं, तुम इतना कर लो, हो जाएगा, ये कर लो। तो मैं जो सर मुझे गाइड कर देते तो मैं कर लेता था सर। देखो अनिकेत, तुमने जैसे एक बार बहुत पहले बताया था, क्योंकि तुम्हारा यानी कि स्कूलिंग मीन्स, यानी कि सबको बताना चाहूँगा कि राइट फ्रॉम चाइल्डहुड यानी कि स्कूलिंग भी बड़ा डिसिप्लिन रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स, यू हैव बीन द टॉपर, स्कूल टॉपर रहे हो, और फिर कॉलेज में ग्रेजुएशन में भी मैथ से किया, उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर रहा है। तो तुमने बहुत एक अच्छी बात कही थी कि सर एकदम जो अपने साइड होता है कि अब उठ के सुबह सुबह एकदम पढ़ने वाला डिसिप्लिन्ड वे में, तो वो डिसिप्लिन जैसे स्टूडेंट्स को बताना है जरूरी है आज के समय में कि आप अपनी जो लाइफ में डिसिप्लिन होती है, तो यूपीएससी के जर्नी में कि कैसे डिसिप्लिन ने आपको हेल्प किया। यस सर। तो बताओ एक बार थोड़ा सा कि कैसे डिसिप्लिन वे में तुम तैयारी करते थे। यस सर। सर जैसे आपने बताया कि बिहार से हैं सर, तो वहाँ ये रहता था कि स्कूल सुबह जाना होता है, तो हम लोग सर पढ़ाई करते थे 4 बजे 5 बजे उठ के, कहते थे कि उस समय याद जल्दी होता है। तो वही है सर कि वो आदत रहा था, क्योंकि अब आदत ये है, कंज्यूमरिज्म है, मोबाइल है, तो डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत हैं सर। तो रात में 9, 10, 11, 12, 1 तक सो रहे हैं, फिर 4 बजे तो उठ नहीं पाते, उठते हैं 8, 9 बजे, तो दिन नहीं रहता है, बोलते हैं पढ़ने का समय नहीं रहा। तो फिर वही सर खुद के वही है ना, सेंसेस पे कंट्रोल करना सर, क्योंकि कुछ करना है, यूपीएससी अगर निकालना है, जब इतनी टफ है तो हमें बहुत चीज़ को सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। तो वही है सर, जब एग्ज़ाम जब नज़दीक आ गया, 2 महीने अब जैसे होते, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के सर एक डिसिप्लिन टाइमलाइन पकड़ा था। 4 बजे उठना है, टाइमिंग को लगा के अपने हिसाब से शेड्यूल में आज रात को ही कर लेता था, और 9-10 बजे रात तक जो है मैं फिक्स कर लेता था कि कल मुझे क्या पढ़ना है और कितने देर में पढ़ना है। तो इससे क्या हुआ कि सर चीज़ें रिवाइज़ भी हो गई टाइम पे, टेस्ट भी हो गया, सब हो गया। और किसी दिन नहीं अगर कुछ हो पाया, कुछ नहीं हो पाया, तो उस दिन थोड़ा ब्रेक ले लिया, टीचर्स से बात कर लिए सर कि सर अभी इतना तक हो गया है और आगे कैसे करना है, तो वो थोड़ा सा एक और मोटिवेशन वहाँ पे हो जाता है सर। ओके ठीक है। और कैसे तुमने जैसे अपने आप को तुमने थ्रू आउट द जर्नी कैसे मोटिवेटेड रखा, कि मोटिवेशन के साथ वो डिसिप्लिन में कैसे रखा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन ही था, अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, तो फिर अपने आप को वो एनर्जी लेवल, वो मोमेंटम मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो व्हाट यू डिड फॉर दैट? सर
सर पहले चीज़ तो सर मैं अपने आप को सर ना ये मैंने अपने आप को सर बिट्रे नहीं किया, खुद के साथ मैंने झूठ नहीं बोला पहली बात। तो क्या होता था सर कि कभी-कभी लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे हैं। वो लगता है कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो मैंने सोचा कि नहीं करना। यूपीएससी एक अपने भारत का बहुत सर बड़ा एग्ज़ाम है, टफेस्ट एग्ज़ामिनेशन मैं खुद उसको मानता हूँ सर। तो उस एग्ज़ाम को निकालने के लिए सर काफ़ी लोग करते हैं, और मेरे को ये पता चला सर कि इसमें हर फील्ड से लोग आते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई अलग-अलग फील्ड से है। तो सर कंपटीशन बहुत है। तो अब यहाँ पे सर अगर आपको शाइन करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो सब नहीं कर रहे हैं, या वो कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा एज लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको कहते हैं सर कि प्रकृति भी तभी आपको हेल्प करेगी जब आप अपना 60-70% देंगे। तो फिर मैंने सर वही अपने आप को ये सब समझाया, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा सर हमेशा से, तो वही वो मोटिवेशन रहा था, खुद से फिर एनालाइज करता, टीचर से भी सपोर्ट रहता था, फ्रेंड्स अच्छे थे सर, तो उनसे सपोर्ट रहा, तो एक वो अच्छे लोगों के साथ रहे। इकोसिस्टम बड़ा ही अच्छा जी है, सर, पॉजिटिव तो इकोसिस्टम वो रहा। तो सर क्योंकि अभी लो फील कर रहे हैं, तो कभी टीचर से बात कर लिए, कभी दोस्त से बात कर लिए, तो एक रीइंफोर्समेंट होता था। तो मैं सर फिर उसी पे काम करता था, और मैं मतलब कायदे से सर कि हाँ आज इफेक्टिव मैंने पढ़ाई की, 5 घंटे ही की, 6 घंटे ही की, तो वो मैं अपने आप को संतुष्टि दिलाता था कि आज मैंने जो है सेटिस्फैक्टरीली जो है आज इतनी पढ़ाई की। तो आई थिंक सर वो मैं करते रहा तो वो काम कर गया सर। अभी तुमने कहा कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपको सफलता दिला पाए। हैव यू आइडेंटिफाइड कि तुमने क्या किया एक्स्ट्रा जिससे कि सफलता मिली? सर एक्स्ट्रा यही कि सर जो डिस्ट्रैक्शन है सर, मैंने खुद को वही मैंने बोला सर, झूठ नहीं बोला कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने ये बोला कि मैं एक्चुअल में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो जब खुद को सर पेन होगा, पेन तो होता ही है सर, बट वही है कि उसको इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो हम सोचे कि ये सफलता जो है इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। आप यूपीएससी जो इतनी जल्दी नहीं क्रैक होगा, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। तो फिर वही गोल था वो सर, तो फिर मैं उसी चीज़ पे काम करते रहा, प्रोसेस को सर ध्यान देते रहा। और कभी कभी सर क्रिकेट देखते हैं, विराट कोहली से भी इंस्पायर होते हैं, MS धोनी से इंस्पायर होते हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं कि आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट्स का आप छोड़ दीजिए। जो निष्काम कर्म भी हम लोग एथिक्स में पढ़ते हैं सर, तो वो सब चीज़ें पढ़ी। तो सर यूपीएससी सच में पहले मैं सुनता था टॉपर्स को कि कहते हैं कि आप यूपीएससी पढ़ते ही नहीं है, यूपीएससी लाइफ में आपको सिखाती भी है। तो वो सर सीखा लाइफ में कि निष्काम कर्म कैसे करना है, स्थित प्रज्ञ कैसे रहना है, तो वही सर मुझे जो है रीइंफोर्स करता रहा। वेरी गुड। तो बेसिकली आप अपने जो सबसे पहला था कि आप अपने लिए सच्चे थे। यस सर। आपको अपना पता था कि मैं कितने पानी में खड़ा हूँ। यस सर। दूसरा, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, प्रोसेस पे आपने पूरा ध्यान दिया, एंड यू हैव योर पर्सनल क्वालिटीज लाइक यू आर अ गुड लिसनर एंड यू आर अ गुड एग्जीक्यूटर। पता लग गया ये करना है तो करना है। यस सर। वट एवर इट टेक्स। यस। वेरी गुड, दीज आर वेरी गुड थिंग्स। ये बहुत ही अच्छी बात है अनिकेत की, कि कहते हैं ना कि एक कमिटमेंट के, शेयर कमिटमेंट के साथ डिसिप्लिन वे में जो है लगे रहे। मींस एक बार मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर दिया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ। That's what. तो अनिकेत, बड़ा अच्छा मतलब नहीं होता है कि डेफिनेटली बड़े वाइस वर्ड्स, बड़े कहते हैं ना कि वर्ड्स ऑफ विजडम जो शेयर कर रहे। तो अब मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अब स्टूडेंट्स के लिए अब फाइनल एक नहीं होता, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज हो, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं या जो फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, तो उनको क्या अप्रोच रखना चाहिए, एक फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम एंड एक जर्नी को स्टेप वाइज थोड़ा सा ब्रीफली समराइज कर दो। सर मैं यहाँ पे सर ना एक बात बोलना चाहूँगा। मैं विराट कोहली को बहुत एडमायर करता हूँ सर। तो उन्होंने एक बात बोला था कि आप जो काम कर रहे हैं ना, प्योर इंटेंशंस के साथ आप काम कीजिए। इंटेंशंस अगर आपके प्योर रहेंगे और प्रोसेस आपका जो है डिसिप्लिन रहेगा, तो आप जो काम करना चाहते हैं आप उसमें ज़रूर सक्सीड कीजिएगा। एंड दैट्स वाई सर मैंने वही चीज़ सीखी थी, टीचर्स का, फ्रेंड्स का, फैमिली का जो सपोर्ट रहा, और वही एक चीज़ मुझे हमेशा जहन में थी कि जो काम करना है इंटेंशंस प्योर रखने हैं और प्रोसेस को हमेशा अच्छा करना है। एटलीस्ट मैं इसमें 95% ही एक्यूरेसी अगर करूँ, 90% ही करूँ, तो मैं हो सकता है कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे लैंड कर जाऊँ। तो अगर आप उसमें डिसिप्लिन रखते हो, हर डिस्ट्रैक्शंस को हटा देते हो। मैं सर फेस्टिवल्स वगैरह भी मैंने बहुत
छोड़ दिए थे, क्योंकि मैं ये सोचता था कि फेस्टिवल्स तो अगले साल फिर आ जाएगा, अगर अगले साल मेरे पास नौकरी होगी तो वो और ज़्यादा खुशियों भरी होगी। तो इसीलिए अगर अभी हम सेक्रीफाइस करते हैं तो कल का हम बेटर रिजल्ट देखते हैं। तो सर वही है, रेजिलियंस, परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूअसली करते रहना है सर। मतलब ये वर्ड्स आपने रटे नहीं थे, जिए थे। यस सर। वेरी गुड। बच्चे जो है एथिक्स में इन वर्ड्स को पढ़ तो लेते हैं, लिख भी देते हैं, बट उनका मीनिंग शायद वो फील और समझ नहीं कर पाते हैं। वेरी गुड। अच्छा, मेंस की स्ट्रेटजी की हमने बात आपकी करी नहीं थी, एक बार मेंस की अपनी स्ट्रेटजी बताओ जो आपने एथिक्स में किया, एसए में किया और जीएस के पेपर्स में किया। में भी स्पेशली जी सर, क्योंकि ऑप्शनल भी आज के समय बड़ा डिसाइडिंग है। यस सर, यस सर। सर जैसे मैंने पिछले बार दिया था, तो मैं तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए सर से मैं मिला था, तो सर ने काफ़ी कुछ उसमें इंसाइट्स दिए थे। तो एंथ्रोपोलॉजी वाज मैं गुड स्कोर में था सर मैं। तो बाद बाकी सर इस बार मैंने एक्स्ट्रा में यही किया था सर, जो मेरे बेसिक नोट्स थे उसको पढ़ा, और इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेली आंसर राइटिंग किया सर मैंने, और उसको मैं एआई को देता था, चैट जीपीटी को, उससे वैल्यू एडिशन इनपुट्स वहाँ से लेते रहता था। कभी कभार टीचर्स को दिखा दिया तो उससे भी मुझे वहाँ पे समझ में आती रही सर। तो डेली जो प्री और मेंस के बीच में 2-3 महीने होते हैं, उसमें रोज़ 2-3 आंसर्स, तो 2-3 एंथ्रो के लिख लिए, 1-2 जो है जीएस के लिख लिए। तो इस तरीके से सर कंटिन्यूस मैं इम्प्रूव करता रहा सर। यू कैन नॉट एस्केप एआई। AI is very essential part of your life now. Yes sir. इसके आंसर राइटिंग में आई फाउंड ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट नहीं था, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट जो इसने किया था वाकई में। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, जैसे एक कुछ बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर कंटेंट के पीछे ज़्यादा भाग रहे होते हैं, है ना, एक एनालिसिस मिसिंग होता है। सो you just focused on content or you focused on analysis this time, because the nature of paper in mains is changing drastically now. सर एक बेसिक लेवल तक के तो कंटेंट ज़रूरी होते हैं जो सिलेबस में हमारे होते हैं, और एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक के आपके पास होने चाहिए। बाद बाकी सर आप एक बात हमेशा कहते हो कि अगर आप 220 मार्क्स भी अच्छे से करते हो, जो आपके पास हाथ में नहीं है आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। एटलीस्ट जो आपके पास हाथ में है आप उस पर आप 100% दे दो तो आपका काम हो जाएगा। तो सर मैं इसी इच्छा से हमेशा एग्ज़ाम लिखता था। मैं कभी नहीं सोचता था कि मुझे 20-30 नंबर के नहीं आ रहे हैं, बट ये सोचता था कि मुझे 200-250 में से 220 तो आ रहे हैं, उसको बेस्ट लिखता था। और बाद बाकी जो मुझे होते थे, जो पेरिफेरल नॉलेज होती थी, मैं वो करता था। तो बेसिक लेवल का कंटेंट सर होना चाहिए, जो भी सिलेबस है आपका, अच्छे से आप उसको पढ़ें, अच्छे से उसको रिवाइज़ करें, एंड उसके बाद आंसर राइटिंग करना होता है सर। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आंसर्स में। और जहाँ तक बात है सर कि नेचर क्वेश्चंस का अब अलग हो गया, एंथ्रोपोलॉजी में अब आपको एनालिसिस तो आ ही रही है सर, जहाँ पे एग्जामिनर आई थिंक आप क्या समझते हो सब्जेक्ट को, आप सब्जेक्ट को कैसे फील कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना कि आप किसी बुकिश लैंग्वेज को लिख रहे हो या कहीं से चीज़ों को लिख रहे हो जिसमें समझ नहीं आ रही है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में सबसे बड़ी बात है कन्विंसिंग आंसर। जी सर। फिर निकेत ने ये देखा मैंने कि इसके आंसर्स जो है ना बड़े फोकस्ड रहते थे कि कन्विंस करना है, कि क्वेश्चंस को आपको ऐसे प्रेजेंट करना है कि आपको इसके पीछे नहीं भागना कि हमको बुलेट पॉइंट्स ही रखने हैं या ऐसे करने हैं। कोई माइंड सेट अपना पहले से फिक्स नहीं किया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन जो है कि कन्विंसिंग वे में आंसर करना। तो साथ ही में एस्से के लिए भी जो है तुमने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट किया, कैसे अपना? यस सर। सर ऐसे के लिए जो है मैंने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि सर मैं एग्जाम्पल से एसेस को एक्सप्लेन करता था, जो मुझे बाद में मेरी वीक एरिया मैंने आइडेंटिफाई कर ली। तो फिर मैंने उस पर फोकस किया कि सर बहुत सारे फिर मुझे पता चला उसको आर्ग्यूमेंट्स एंड देन एग्जाम्पल्स विल सब्सटेंशिएट दैट आर्ग्यूमेंट। तो ये मैंने सीखा, मैंने अपने दोस्तों से बात की, कुछ रैंकर से भी मैंने बात किया, एंड फिर उसके बाद सर मैंने वही ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके चैट जीपीटी पास में है तो उसको मैं देता था, तो फिर उससे मुझे काफ़ी इनपुट्स मिलते रहे। एग्जांपल्स जो है सर जो आमतौर पे जो पुराने होते हैं, मैंने कुछ उसमें नए एग्जांपल्स ऐड किए। जो वेबसाइट्स होती हैं, बेटर इंडिया की हो गई, न्यूज़पेपर से कुछ कटिंग निकाल लिया, तो वो नए नए एग्जांपल्स हुए तो क्या हुआ, मे बी वो इंटरेस्ट एक एग्जामिनर को जगाता है कि कुछ नया पढ़ने को मिलता है इन सारी कॉपियों में। अच्छा डियर, इस बार जैसे तुमने जैसे डिस्कस भी होता तो स्टूडेंट्स को बताओ कि कैसे इस बार जैसे नंबर ऑफ पेजेस एक्स्ट्रा थे, विड्थ एक्स्ट्रा थी, तो उसमें कैसे तुमने जो है वहाँ पे बह नहीं गए, मीन्स कहते ना कि जस्ट तुम जो है ट्रैप में फंसे नहीं, अपने आप को चेक किया। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जो इस बार इस ट्रैप में फंस गए कि नंबर ऑफ पेजेस ऐसे में नंबर ऑफ पेजेस एक्स्ट्रा थे, तो फिल करने के चक्कर में उन्होंने एक्स्ट्रा यानी कि पेनलाइज भी होते हो। सिमिलरली जीएस में भी, तो वो कैसे तुमने स्मार्टली
जी सर। इस चीज़ को एनालाइज किया इमीडिएटली जी सर। जस्ट द मोमेंट यू फाउंड द पेपर एंड देन यू वर्कड ऑन इट? सर जैसे हमें ये पता है कि हमें कुछ 1200-1300 वर्ड्स लिखने हैं, हमें वर्ड्स पे ध्यान देना है, पेजेस पे ध्यान नहीं देना है। तो हमें पता है सर कि आमतौर पे 12-13 पेज में ही इतने वर्ड्स हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप एक पेज में 70, 80, 100 कितने वर्ड्स लिखते हैं। और यूपीएससी के जो पेजेस होते हैं सर थोड़े उसकी ब्रेड्थ जो है ज़्यादा होती है सर, तो वर्ड्स उसमें ज़्यादा आते हैं। तो सर मैंने हमेशा ये देखा था कि मैं ये सोचता था कि मैं 6 पेज तक अपने ये प्रो आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, फिर इतने पेज के बाद काउंटर आर्ग्यूमेंट दूंगा, फिर ये दूंगा। तो मैं अपने एक स्ट्रक्चर जो मेरे दिमाग में ऐसे का था वो मैंने देख लिया था। मैंने वो 12 से 13 पेज में देखा था। इस बार 17 पेजेस थे सर एक ऐसे में। तो कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा लिखा भी होगा या कुछ लोग लिखे हैं, तो मे बी सर वो क्योंकि 500 या एक्स्ट्रा वर्ड्स हो जाएंगे तो मे बी एग्जामिनर उसको पेनलाइज कर सकता है सर। तो वो मैंने ध्यान रखा था। अच्छा, तुमने ध्यान रखा कि हाँ वर्ड लिमिट पे जी सर। स्टिक रहे। ओके, चलो very अच्छा, good। मैं सर 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल मैं पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप एक क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा ढंग से दो, क्योंकि बिकॉज यू आर सेइंग यू यूज्ड एआई, Yes, है ना, चैट जीपीटी एंड अदर्स। अब आपका एनालिसिस ऑलरेडी बना हुआ था, यू हैव कॉन्सेप्चुअल डेप्थ अबाउट द सिलेबस एंड एवरीथिंग, देन यू यूज्ड एआई यस सर। टू इम्प्रोवाइज इट, यस सर। बट योर वर्ड्स विल बी टेकन ऑन फेस वैल्यू यस सर। because you are a topper. यस सर। You have to tell the viewers how to use it and when to use it, because if they start doing it in the very beginning, maybe they would be diverted from Yes, their sir. course and they would never be able to reach to the destination that they desire. क्योंकि AI is not just the information, it's flood, Augment करने के लिए right? है, हाँ। So how Yes, to sir. use it and when to use it. Because क्या होगा कि see, as you have told yourself that you kept yourself away from distraction. यस सर। Now the new generation, the Gen Z that is preparing now, they are not that adept with technology in that manner, in a sense that they don't have that much, I would say, stamina कंट्रोल and control to विल yeah, पावर। है ना, to will power नहीं है to handle that much. So अगर वो नहीं है तो आप उनको मैसेज थोड़ा क्लियर दो. Yes, That's my suggestion to you, है ना. तो सर माय सजेशन वुड बी कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑन अ पर्सनल, तो पहली बात तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ह्यूमन इंटेलिजेंस से लेना चाहिए। तो आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो वहाँ से आप ले लें, जिसमें जैसे हम थिंकर्स होते हैं सर, कंसेप्ट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो पहले आपके पास होनी चाहिए। मैंने एआई सर लास्ट में जब पर डे में आंसर राइटिंग करता था, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने मेंस Yes. लिखे थे, तो मैं उस समय करता था अपने स्ट्रक्चर को सुधारने में। Yes. क्या मैं अच्छे से स्टेटमेंट्स और लिख सकता हूँ, कुछ अगर उसने कुछ अच्छे पॉइंट्स अगर दे दिए तो मैं क्या उसको इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। कुछ अगर कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है मुझे समझ नहीं आ रहा तो उसको मैं बोलता था सिंप्लीफाई कर दो, तो वो मेरे लिए एआई कर देता था और मैं वो समझ जाता था। कुछ एग्जाम्पल होते थे तो वो क्या एग्जाम्पल्स मुझे नए दे सकता था क्या, Yes. तो वो नए एग्जाम्पल्स एआई से मैंने लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वैल्यू एडिशन वाली जो चीज़ें होती हैं, तो मतलब बेसिक पढ़ना पड़ेगा जी पहले, सर। बेसिक जो एक तरीका है जो हमारा पढ़ाई करने का, यू शुड स्टडी अकॉर्डिंग टू दैट एंड देन टू add value to your content or to add value to your analysis, yes, then sir. you can use these tools यस सर। to refine it further. 70-80% पहले अपने Yes, sir. पहुंचना है, फिर उसके बाद बिल्कुल 100 बिल्कुल। के नहीं लिए। तो सर अगर स्टार्टिंग से करेंगे तो एआई हमारी कॉग्निशन को बंद कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है, जैसे आप ऐसे की अभी बात कर रहे थे, तो इसमें ये है कि देयर आर मेनी पीपल हु सजेस्ट दैट देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ एसे, like they start with an anecdote or maybe a kind of starting lines or something, Yes, है ना, sir. Yes, sir. a kind of you can say दोहा शुरू कर देते हैं. यस सर। So have you followed any particular pattern or you followed the question and deduced the question and accordingly you have wrote? यस सर। सर उसके लिए तो मैंने ऐसे इसको ब्रेनस्टॉर्म और प्रैक्टिस किया था पहले से। तो जैसे इस बार तो मैंने दोहे यूज़ किए थे सर, कबीर जी के दोहे मैंने यूज़ किए थे, और उसके एट द सेम टाइम कि मैं टॉपर्स कॉपी देखता था जिनके नंबर आए थे, तो कुछ लोग एनेक्डोट से स्टार्ट करते थे, कुछ कोट से स्टार्ट करते थे। तो वो स्ट्रक्चर तो एक रहना ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें आप सर पहले थेसिस देते हो, उसके आर्ग्यूमेंट्स देते हो, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, चैलेंजेस, सॉल्यूशंस, कुछ एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। तो ये सारा चीज़ मेरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता था, क्योंकि आई थिंक ये ऐसे को हर जगह से कवर कर लेता है। कोई भी आप गैप नहीं छोड़ते हो ऐसे में कि एग्जामिनर क्वेश्चन करे कि ये तो इसमें कवर ही नहीं है। चाहे वो फिलोसॉफिकल हो, चाहे वो नॉर्मल ऐसे हो, तो यू हैव अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क इन माइंड Yes, sir. दैट आई वुड बी एड्रेसिंग दीज डायमेंशंस. जी सर। मतलब इसमें ये है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चंस अराइज ना हो एग्जामिनर के माइंड में कि इस
पर्टिकुलर टॉपिक से ये भी इंटरप्रिटेशन हो रहा था, ये भी इसके मायने हो सकते थे, तो ये कवर है या नहीं है। अगर आपने उसको कवर कर दिया तो आई थिंक वो ऐसे पूरा एक क्लोज्ड हो जाता है। तो आपने सब डायमेंशंस कवर कर दिया, आपका ट्रांजिशन एक बहुत अच्छा है, तो आप जो है ऑब्वियसली उसमें सर अच्छा होगा। वेरी गुड, चलो ये तो बहुत बढ़िया। तो हमने ऐसे एथिक्स में कुछ एक्स्ट्रा किया आपने? सर एथिक्स में भी वही डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस को मैं मीट नहीं कर पा रहा था, तो उसके ऊपर फोकस किया कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस कैसे मीट करनी है। और डेली आंसर राइटिंग सर, मतलब प्री और मेंस के बीच में सर मैं रोज आंसर्स लिखता था। कितने आंसर लिखते थे डेली आप? सर मैं एंथ्रो के 2-3 आंसर्स लिखता था, और फिर जो भी जीएस मुझे टेस्ट देना, एक फुल लेंथ टेस्ट का मैं डेट रखता था, और उसके पहले मैं PYQs के तो डेली आप 4 से 5 क्वेश्चन लिख लेता था सर। और फिर उससे क्या है कि इम्प्रूवमेंट अगर उसी में हो गई सर, तो वो ब्रॉडर क्वेश्चंस पे उसका इम्पैक्ट हो कोई जाता है। सिनॉप्सिस बना रखा था आपने पूरे सिलेबस का, कुछ ऐसा कुछ किया था आपने? सर थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स तो कभी कभी बनाते थे कि इस पे ये काम कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हमें टाइम नहीं मिलता, कंटिन्यूसली एग्ज़ाम होते हैं, तो थोड़े शॉर्ट नोट्स जो इंपॉर्टेंट एरियाज हो सकते हैं, भी बेसिक रिवीजन एक दिन आने के बाद तो करना ही होता, तो थोड़ा बहुत तो किया था सर मैंने। तो पेपर 1, 2, 3 में जैसे क्या किया स्पेसिफिकली? सर पेपर 1, 2, 3 में मेरा तो ये तो बेसिक नोट्स तो जो सर बनाते हैं सब पढ़ते हैं, वो पढ़ लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लिया सर, तो ये हो गया। एडिशनली सर इस बार मैंने यही किया कि जहाँ हो सकता था थोड़ा अगर डायग्राम बन जाए, अगर कहीं पे कुछ मैं डायग्राम बना सकता हूँ, फ्लो चार्ट बना सकता हूँ, वो बना दिया। और इस बार थोड़ा सा डेटा का यूज़ किया मैंने। अच्छा। तो जो डेटा हो गए, पॉइंटर्स हो गए, कुछ कुछ स्कीम्स आती हैं सर, जैसे GS3 में क्या है कि आपके मेजर जो जिससे क्वेश्चंस आते हैं, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, इस सब पे ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दिया कि इसमें थोड़ा और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो ओके। और GS पेपर 2 के लिए और 1 के लिए मीन्स कुछ ऐसे ही स्पेशल? सर GS 1 एंड 2 के लिए सर जैसे मैं वही सेम ही किया था सर। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं हमेशा एक बेसिक मानता था सर। ओके। और उसी के बेसिस पे मैं देखता था कि अच्छा टेम्पल आर्किटेक्चर से सवाल आया तो उस पर इंट्रो थोड़ा सा कर लिया, और उसके बाद सारे पॉइंटर्स वही होते हैं सर। डायग्राम थोड़ा सा टेम्पल्स का सीख लिया, ज्योग्राफी भी इंटरेस्टिंग होता है सर थोड़ा, तो उसमें हो जाता है सर। सोसाइटी था, एंथ्रोपोलॉजी था, तो सोसाइटी भी उससे हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हो जाता है। तो इस बार बस ये सर डेटा का थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया मैंने, एंड जहाँ हो सकता था मैंने डायग्राम यूज़ किया। तुमने लीगल टेक्निकल टर्म्स जो थे वो यूज़ किए थे अच्छे से आंसर्स में अपने, तो तुमने कैसे उनको बिल्डअप किया? क्योंकि हर एक पेपर में, जैसे GS पेपर 1 है, पेपर 2, पेपर 3, तो हर एक पेपर में, हर एक सब्जेक्ट में कुछ लीगल टर्म्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, तो उनको कैसे यानी कि बिल्डअप किया था कि वो उसको अपने आंसर्स में यूज़ कर सको? सर मेरा हमेशा से ये रहता था कि मैं इस तरीके से आंसर्स को लिखूं कि एग्जामिनर को एक बार में समझ में आ जाए, एंड बहुत सिंपल रहना है। तो अगर वो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है तो सर वो एक तो हम बुक से पढ़ते हैं या जहाँ से कंटेंट पढ़ते हैं, तो वहाँ से हमें मिल जाता है कि जुडिशरी की क्वेश्चन आएगी या पार्लियामेंट से आएगा, तो मैं ये सब तो कीवर्ड्स लिखना ही लिखना है ताकि ये लगे कि वो एक अच्छा पेपर है। एंड एट द सेम टाइम सर टॉपर्स कॉपी जो होती है, जो जिसके अच्छे मार्क्स आए, तो वो भी टॉपर्स कॉपी थोड़ा सा वहाँ से देखा कि कैसे ट्रांजिशन हो रहा है, क्या वर्ड्स का यूसेज हो रहा है, नंबर कैसे आ रहे हैं, तो एक वो भी थोड़ा सा सर वहाँ से मैंने कुछ वहाँ से सॉर्ट आउट किया था सर। माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी आप हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस साल के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए, देखिए आई विल से ओनली वन थिंग कि आप अनिकेत से, जैसे अनिकेत की जर्नी रही है, तो आपको देखा होगा आपने कि डिसिप्लिन, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, तो आप जितने भी आप ये टर्म्स पढ़ते हो, समझते हो, सारे टर्म्स को इम्बाइब किया है अच्छे से। तो आई वुड ऑल्सो एडवाइस यू ऑल कि आप GS पेपर 1 हो, पेपर 2, हर एक स्टेज के लिए आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करो। द बेटर यू आर प्रिपेयर्ड, तो डेफिनेटली यू विल बी कॉन्फिडेंट। और कभी भी ना, कॉन्फिडेंस आपके नॉलेज से भी आता है, तो जितना आप प्रिपेयर किए रहोगे, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, प्रैक्टिस रहेगा, तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा, और देन इट विल मैनिफेस्ट इन योर स्कोर कार्ड। तो इसलिए अब कभी भी आप, एक चीज़ मैं अगेन आई विल से कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है अंडर एस्टिमेट मत करना, ना ओवर एस्टिमेट करना। जैसे आपका परफेक्ट एग्जाम्पल कल आपको दिखा होगा अभिषेक शर्मा की इनिंग्स में, कि अभिषेक शर्मा यानी कि फेलियर हुए तो फिर भी उसने अपने आप को बैक किया, उसको जैसे यानी कि सपोर्टर्स मिले, उसका इकोसिस्टम पॉजिटिव रहा, और कल व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट ही वाज द मेन डिफरेंस। तो आपको वही है कि वैसे ही देखना है कि अगर आपके कभी स्कोर लो आए, कम आए, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रही है, तो बहुत लो नहीं फील करना है, अपने आप को एनर्जाइज करना है। एंड देन अनिकेत, लास्ट वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम यू बिफोर सर
हाँ, तुम बोलो पहले, थोड़ा सा कुछ बताओ बच्चों को जो बताना चाहते हो। सो माय मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स वुड बी कि यूपीएससी की जर्नी हमेशा सब कहते हैं कि मैराथन की तरह होती है, तो आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और हार्ड वर्क ये तीनों को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, रेशियो को। हर दिन जो है एक नया चैलेंजेस आएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको बस पढ़ते रहना है और एक ना एक दिन आप जो है अच्छे रिजल्ट्स में आएंगे। वेरी नाइस। तो मैं एक छोटी सी बात भी सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ। यू ऑल पीपल आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो and the mental capacity of yours is limited. That means your brain cannot process that much information. The information can distract you every moment as you go on. So if you can stay away from distraction and can know which information is useful and in what way, that is the key to your success. If you see Aniket, so Aniket's success is dependent on avoidance of distractions, leading a disciplined life and making the most impact of you can say most of the things that he had learned. That means जो भी इन्होंने एक्वायर किया उसको रिप्रोड्यूस किया। इन्होंने सिर्फ कंटेंट कलेक्शन पे ध्यान नहीं दिया, बिकॉज अगर सिर्फ कंटेंट कलेक्ट करते तो शायद कलेक्टर नहीं बनते, राइट। ही वांटेड टू बिकम ए कलेक्टर, नॉट जस्ट अ बुक कलेक्टर और द कंटेंट कलेक्टर, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो के ज़माने में आपको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना सीखना सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, और अगर आपने वो सीख लिया तो आपको सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। दैट्स व्हाट माय मैसेज इज टू ऑल द स्टूडेंट्स। और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं अनिकेत, and best wishes for the Thank you so future, much, dear. sir. And all the aspirants also, best of luck. Good luck for the All the exam. best. Yes, sir. good luck, and you will all be successful. Okay. ना? Stay committed to the goal that you want to achieve. Stay consistent in your efforts, and you will definitely be confident and achieve the goal that you want. All the very best, everyone. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you.